बहुत स्वागत है आपका धर्म संकट के आज के इस अंक में, आज के इस एपिसोड में। इमरान, जिसका मतलब होता है शाब्दिक रूप से संपन्नता, प्रचुरता, अबंडेंस, रिचनेस। इमरान मसूद एक ऐसा नाम जो कांग्रेस के लिए, इस देश की सियासत के लिए बड़ा अहम है। वो नाम जिसने कांग्रेस के लिए 40 साल बाद सहारनपुर की सीट उसके खाते में डाली। वो इमरान मसूद जिनकी कही हुई बातों को बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते, कई सारे लोग उसके समर्थन में होते हैं, लेकिन इग्नोर कोई नहीं कर पाता। इमरान मसूद आज हमारे साथ धर्म संकट का हिस्सा हो रहे हैं। बहुत स्वागत कीजिए उनका तालियों के साथ। आज खास तौर से आइए सर, जब वक्त को लेकर चर्चा हो रही है, जब उनकी कही हुई बातों, खास तौर से 1 घंटे की तुलना, उन्होंने जो 1 घंटे वाली बात कही उसकी 15 मिनट से की जा रही है, तो आज उनकी कही हुई बातों की तरफ देश निगाह लगाए हुए है। उनका स्वागत करते हैं और बहुत सारे अहम मुद्दों पर उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन इमरान मसूद की एक खासियत यह भी है कि वो उस तरह की राजनीति, एकदम जो कट्टर राजनीति होती है, कई बार उसके चेहरे कुछ लोगों को लगते हैं और कुछ लोगों को बड़े सहृदय उदार भी लगते हैं, क्योंकि जब आप उनसे कहेंगे ना भारत माता की जय जय, भारत माता की जय बगैर किसी गुरेज के करने वाले लोगों में से एक इमरान मसूद हैं। ये बात एक बार फिर से देख लीजिए। इमरान भाई, भारत माता की जय। मादरे वतन को जिंदाबाद नहीं कहेंगे तो किसको जिंदाबाद कहेंगे भाई? भारत माता हमारी मादरे वतन है, तो उसको जिंदाबाद नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? भारत माता की जय बगैर किसी गुरेज के करते हैं। वंदे मातरम, देखिए वंदे मातरम का बड़ा वो है। वंदे मातरम के ऊपर थोड़ा सा मुझे, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारी इस्लामिक आइडियोलॉजी है, उसके अंदर हम सजदा सिर्फ खुदा को कर सकते हैं और सजदा खुदा को होता है। और जहां तक जमीन के ऊपर सजदा करनी, तो यही जमीन के ऊपर सजदा करते हैं, कि दूसरी जमीन पे तो कर नहीं रहे। तो जमीन पे, अपनी जमीन पे, अपनी मादरे वतन पे ही तो सजदा कर रहे हैं। नहीं तो सजदा तो वहां भी हो रहा है, दुबई की जमीन पे भी हो रहा है। तो सजदा तो अल्लाह को है, सजदा अल्लाह को है। नहीं तो जो जिसकी जय है, हाँ, उसको तो वंदन तो करने में क्या? वंदन मतलब प्रणाम। प्रणाम, देखिए प्रणाम से कोई मतलब नहीं है वंदन की। नहीं, अगर मैं आपको प्रणाम करूंगा, प्रणाम हो गया तो प्रणाम, तो तो आपने मुझको प्रणाम किया तो प्रणाम हो गया बस। तो प्रणाम में वही वंदे मातरम है। देखिए उसके शब्दावली के ऊपर है, उसमें मैं उलझना नहीं चाहता। 40 साल बाद किसी सीट को जीतना मायने रखता है। कांग्रेस के लिए वो सीट जीतकर आते हैं तो फिर उनसे कुछ सवाल बनते हैं। जैसे ये सवाल बनता है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। धर्म संकट में पहली बात जो उनके सामने मैं रखने वाला हूं, बहुत जल्दी से दिखाइए, उनके लिए कौन सा नेता बेहतर है, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? आइए उनसे समझते हैं। देखिए राहुल जी हमारे नेता हैं, लीडर ऑफ पोजीशन है, इसमें कोई दो राय नहीं, और बहुत ही ऊर्जावान और बहुत लंबी सोच वाले व्यक्तित्व हैं। प्रियंका जी मेरी नेता हैं, उनका मैं प्रोडक्ट हूं। उन्होंने मुझे टिकट दिया, उन्होंने मुझे यहां पर लाकर गड़ गया। तो आप जो धर्म संकट कह रहे हैं, तो मैं तो इसमें से चूज नहीं कर सकता हूं। आप एक आंख कहेंगे फोड़ दो और एक आंख रखो, तो वो नहीं मुमकिन है। तो आपके पोस्टर जो वहां लगे थे इलेक्शन के समय, उसमें तो एक ही आंख थी, प्रियंका वाली आंख, नहीं, राहुल वाली आंख नहीं। अरे मैंने देखा है, मैं गया उस समय इलेक्शन में आपके यहाँ। प्रियंका जी की रैली थी, ऐसा नहीं है। राहुल जी हमारे नेता है, सबसे बड़े नेता तो राहुल जी हैं। अच्छा, कुछ और आपके सामने रख रहा हूं, जरा चीजें और बड़ी स्पष्ट होंगी। जरा ये भी दिखाइए, यहां पर मुसलमानों के लिए कौन सी पार्टी बेहतर है, जरा मैं इमरान भाई से जानना चाहूंगा। खासतौर से तब जब कहते हैं ना सीजन्ड पॉलिटिशियन, तो ये वाकई सीजन्ड पॉलिटिशियन। जरा यहां क्लोज कीजिए, यहां कांग्रेस में ये उनके नेता हैं और इनके प्रोडक्ट हैं, वो ये साथ में खड़े हुए हैं। यहां क्लोज कीजिएगा, जरा इस जगह दिखाइए केवल, क्योंकि जो कहा जा रहा है उसको टोटलिटी में समझना बड़ा आवश्यक है। ये वाली तस्वीर आपने देख ली, अब जरा इधर धीरे धीरे आइए। ये है समाजवादी पार्टी में रहते हुए इमरान मसूद, ये देख लिया आपने। अब इधर आइए, यहां तो आशीर्वाद ही ले रहे हैं बहन जी से। अब ये दोनों क्या कश्ती हो गए हैं और वो जहाज हो गया है इमरान भाई? नहीं, देखिए राजनीतिक परिस्थितियां अलग अलग समय पर अलग अलग फैसले कराती हैं। राजनीति के अंदर ये कभी कोई चीज परमानेंट नहीं होती। मैं अखिलेश जी के पास गया था, खुद गया था। मेरे ऊपर दबाव बहुत ज्यादा मेरे कार्यकर्ताओं का 2022 में था, और जिंदगी में पहली बार मैं कार्यकर्ताओं के सामने मजबूर हो गया था। मैं ना चाहते हुए भी पार्टी छोड़नी पड़ी थी मुझे, और मजबूरी में मैं गया था अखिलेश जी के पास। बहरहाल उन चीजों पे मैं यहाँ चर्चा नहीं करूंगा। नहीं, एक बात तो नहीं है क्या इमरान भाई कि पॉलिटिक्स में कहते हैं कि कुछ भी अप्रासंगिक नहीं होता, कब किसकी जरूरत है, जब जिसकी जरूरत थी आप उसके साथ गए। अभी कांग्रेस में है तो बाकी सबको किश्ती बता रहे हैं। आपने पूरी बात नहीं सुनी ना मेरी। तो मेरी जरूरत अगर पूरी होती तो मैं उनकी पार्टी से एमएलए होता, टिकट लिया होता, लड़ा होता, कुछ ना कुछ तो होता, कुछ नहीं हुआ। अंगूर खट्टे तो नहीं हो गए? नहीं, अंगूर खट्टे नहीं। देखिए राजनीति के अंदर जबानी की तो वैल्यू होती है। तो
हम गए थे, नहीं पूरा हुआ, बहरहाल उन पे चर्चा नहीं करना चाहता। हाँ। फिर मेरे पास रास्ता राजनीति में जुबान की वैल्यू होती है, जुबान की वैल्यू होती है कि राजनीति में, हमारे दर्शक तय करें, क्योंकि एक जुबान तो हम इमरान भाई की भी जानते हैं, आगे उस पर चर्चा होगी, लेकिन जरा इस पर लेकर आता हूं मैं। दुआ करिए कि हम लोग आ जाएं। समंदर में तूफान बहुत है, और जब तूफान हो तो तूफान का सामना बड़ा जहाज करता है, कश्तियां नहीं कर पाती। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, ये कश्तियों की सवारी छोड़ करके जहाज की सवारी की तैयारी करिए। एक ही रास्ता है बस, और कोई रास्ता नहीं है। और ये वादा आपसे करना चाहता हूं कि जिस दिन आ जाएंगे उस दिन घंटे भर के अंदर इसका इलाज भी करना जानते हैं। अब जरा ये देख लीजिए, आपके लिए सवाल ये है, जहाज कौन है, पहले इसका जवाब दीजिए। देखिए, जहाज तो कांग्रेस ही है। जहाज कांग्रेस है। कश्ती कौन है? कश्ती तो बहुत सारी है इस देश में। कश्ती बहुत सारी है, तो वो ये कह रहे हैं कि कश्ती की सवारी छोड़कर जहाज की कीजिए। इलाज किसका करेंगे आप? इलाज देखिए, राजनीति के अंदर आप जिन शब्दावली का, मैंने जिस संदर्भ में वो बात कही, कभी भी किसी भी कार्यपालिका एक तरीका होता है। अगर आप बहुमत में हैं तो आपको क्या सिस्टम होता है कि आप कैबिनेट बुलाएंगे, कैबिनेट के अंदर नोट रखेंगे, कैबिनेट में नोट रख करके जो आपको करना हो वो कर देंगे, उसके बाद उसे पार्लियामेंट में ले जाएंगे, पार्लियामेंट से पास करा लेंगे। एक ही घंटे का प्रोसेस है, इससे ज्यादा का प्रोसेस नहीं है ये वैसी वाली बात है जैसे ओवैसी साहब कुछ जगहों पर तकरीर करते हुए कहते थे, अरे 15 मिनट बचे हैं, बस 15 मिनट बचे हैं। क्या ये वैसा ही 1 घंटा था? ये आप तय कीजिएगा। लेकिन उससे पहले ये जो जहाज और कश्ती आप कह रहे हैं, उधर इंडी अलायंस बना हुआ है, उधर आरजेडी के साथ अब आप लोग चुनाव में जाने वाले हैं, उधर आप मौके के हिसाब से उनको कश्ती खुद को जहाज भी बता देते हैं। वो तो हमारे साथ ही सवार है ना, आप उनको क्यों अलग मान रहे हैं हमसे? नहीं तो फिर जो हमारे साथ जहाज पे सवार हैं, तो वो तो जहाज पे सवार है। कश्ती है कि जहाज है? अब मैं इतने गहराई में नहीं जाऊंगा, वो तो मेरे साथ क्या है, कश्ती है कि जहाज है? देखिए, बसपा के साथ तो दिक्कत क्या होगी कि वो ना कश्ती बची, जहाज की तो बात ही छोड़िए, वो तो कश्ती भी नहीं बची है। बहन जी को सबसे पहले जरूरत है इस वक्त अपनी पार्टी के मूवमेंट को बचाने की, अपनी पार्टी को बचाने। समाजवादी पार्टी क्या है? लाइफ बोट है? लाइफ बोट है कि कश्ती है? देखिए, समाजवादी पार्टी तो जहाज पे सवार है। अब इसके बारे में तो आप नहीं कह सकते, समाजवादी तो जहाज पे सवार है। तुम्ही से मोहब्बत, तुम्ही से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई, वो समझ में आ रहा है मुझको। लेकिन अब जरा इधर चलिए, अभी तक कही हुई बातों पर आगे मैं जाने वाला हूं। वहां जहां जब कहा जाता है 1 घंटा, तो क्या वही 1 घंटा रिवर्बरेट होता है मुर्शिदाबाद में? क्या जब कहा जाता है 1 घंटा या कहा जाता है हम इसको देख लेंगे, क्या वही बात रिवर्बरेट होती हुई दिखाई देती है नागपुर में? और क्या नेताओं को बहुत जिम्मेदारी से अपना मुंह खोलना चाहिए? मैं क्यों कह रहा हूं ये जरा देखिए। यहां धर्म संकट में सर आप लोगों के पास आने से पहले एक बात मैं और दिखाना चाहता हूं। यह है धुलियान, मुर्शिदाबाद। यह है इंक, जहां हिंदुओं के घरों के आगे यूं निशानदेही के लिए इंक डाल दी गई थी ताकि बड़े आसानी से पहचाना जा सके यहां हिंदू रहता है। और वहां जो हुआ है, आपको मालूम है कि मालदा गए हुए लोग क्या बता रहे हैं? आपको पता है कि कितने सारे लोग अपने, और देखिए बेशर्मी देखिए कि वहां के एक मिनिस्टर कह रहे हैं, हां तो हमारी राज्य से हमारी राज्य में जा रहे लोग, तो इसको पलायन कैसे कहेंगे आप? ये है कई जगहों पर राजनीति का मिजाज। लेकिन जब ये बात सामने आती है, इस तरीके से देखा जाता है, तो क्या लगता है इमरान भाई आपको कि 1 घंटे जैसी बात आपको नहीं, जैसे इमरान भाई एक बात बताइए, मान लीजिए किसी की एक आंख नहीं है, आप उससे 2 तरीके से पूछ सकते हैं, भाई तू काना क्यों है? दूसरा पूछ सकते हैं, भाई साहब आपकी एक आंख को क्या हुआ? कहने का ढंग बहुत मैटर करता है। ये जब आप कहते हैं 1 घंटे में हम इलाज कर देंगे, तो इसमें गलत क्या कहा था मैंने? और ये जहां तक इसकी बात कर रहे हैं जो मुर्शिदाबाद में हुआ है या जो सांप्रदायिक हिंसा देश में हो रही है, मैं इसकी सख्त तरीन लफ्जों के अंदर निंदा करता हूं। और हिंसा का कोई सूरत नहीं होनी चाहिए, लोकतंत्र के अंदर हिंसा की कोई बात नहीं होनी चाहिए। और जो कुछ मुर्शिदाबाद में हो रहा है, मैं तो अभी बयान, मैंने अभी 5-6 दिन पहले भी आपने मेरा बयान सुना होगा, मैंने कहा था कि आंख पे पट्टी बांध करके इंसाफ करना चाहिए, बिना ये सोचे, बिना ये फर्क करे कि कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है। दंगाइयों के साथ सख्ती के साथ निपटा जाना चाहिए। तो जब आप ये कह रहे हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी है। इमरान मसूद, आप लोगों के पास, सबके पास आ रहा हूं सर, थोड़ी देर का सब्र और कीजिए। ये जरा देख लीजिए, ये जरा देखिए, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, बहुत क्विकली प्ले कीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है। ये है सवाल, हिंदुओं के घरों पर स्याही से मार्किंग, हिंदुओं के घरों पर हमला, हिंदुओं की हत्या की गई। क्या तब यह कहा जा सकता है सर, जैसा कई बार कहा जाता है, कि देश का मुसलमान खतरे में है? देखिए, देश का मुसलमान और हिंदू की बात छोड़ दीजिए, देश के अंदर अगर सांप्रदायिक हिंसा रहेगी तो देश खतरे में रहेगा। इस सांप्रदायिकता के जहर से बाहर निकलना पड़ेगा। सांप्रदायिकता के जहर को हमें जो लगातार बोया जा रहा है, अनफॉर्चुनेटली सरकारें बोने का अगर काम करें तो बहुत ज्यादा तकलीफ दे बात है। क्या अगर वक्फ को लेकर यह कहा जा रहा है कि एक रिएक्शन है, आपने सुना होगा सर, कांग्रेस की तरफ से यह रिएक्शन आया सर, कांग्रेस की तरफ से यह स्टेटमेंट आया कि ये तो वक्फ को लेकर रिएक्शन है। ये अगर वक्फ को लेकर रिएक्शन है तो उसमें हिंदुओं के घर तोड़े जाएंगे, हिंदुओं की दुकानें जलाई जाएंगी। नहीं,
मुझे नहीं पता किस आदमी ने वो बयान दिया है, आपने कांग्रेस के किस नेता ने बयान दिया है। आपके कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मैं उस बयान से सहमत नहीं हूं। राशिद अल्वी कौन है सर, आप जानते होंगे सर? सहमत नहीं हूं, राशिद अल्वी साहब प्रवक्ता नहीं है, मैं उस बयान से सहमत नहीं हूं। राशिद अल्वी आपकी पार्टी में है कि नहीं है? राशिद अल्वी साहब पार्टी के अंदर बहुत लोग हैं, लेकिन राशिद अल्वी साहब पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। तो राशिद अल्वी ने कहा जो वो गलत है? हाँ बिल्कुल गलत एक बहुत बड़ी बात इमरान मसूद कह रहे हैं, राशिद अल्वी ने अगर ये कहा कि वक्त को लेकर ये रिएक्शन था तो ये गलत है, निंदनीय है, और उनकी निगाह में वो इसको कंडेम करते हैं। अब जरा धर्म संकट में प्ले कीजिए प्लीज। पूरे देश के अंदर एक नफरत का माहौल हमारे खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, संभल की घटना हो या बहराइच की घटना हो, आज देश में मुसलमान की स्थिति हो गई कि घर में रहेगा तो दंगाई मारेंगे और बाहर निकलेगा तो पुलिस मारेगी। हमारी जान की कीमत आज समझने को कोई तैयार नहीं। घर में रहेंगे तो दंगाई मारेंगे, बाहर निकलेंगे तो पुलिस। अगर ऐसा सर अगर ऐसा है, घर में रहेंगे तो दंगाई मारेंगे, कहां पर हिंदू कोई दंगाई पहुंचकर किसी सर ये देखिए क्या है, संभल हिंसा में क्या हुआ सर? अब आप किसने सर, मेरी बात तो सुन लीजिए। नागपुर हिंसा आपके सामने, मैं उदाहरण रख रहा हूं। मैं भी नहीं, मुर्शिदाबाद हिंसा ये भी आपके सामने। मैं तीनों चीजों को बता। देखिए, मैं संभल के अंदर क्या हुआ, संभल के अंदर पहले एक सर्वे हुआ, सर्वे में कुछ नहीं, किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसके बाद दूसरी बार सर्वे टीम जाती है, उस सर्वे टीम के साथ 250-300 लोगों का टोला जाता है, मस्जिद में जाकर के नारेबाजी की जाती है। उसके बाद वहां से निकल कर आते हैं, पुलिस की गोली चलती है, 5 लोग मरते हैं। वो 5 लोग भी उन्होंने ही मार दिए, दंगाइयों नहीं। वो 5 लोग, 5 मुसलमान मरे, 5 मुसलमान मरे, वो भी दंगाइयों ने अपने गोली अपना आप मार दी। ये कौन सा लॉजिक है? ये कौन सा लॉजिक है? सर मुझे आप एक चीज बताइए, एक उदाहरण दीजिए कि अमुक जगह पर हिंदू दंगाई के तौर पर गए और मुसलमानों को घर में घुस कर मारा। हिंदू मुसलमान मत करिए सर, मैं तो दंगाई कहिए, दंगाई इधर क्यों या इधर सर। अगर दंगाई मुर्शिदाबाद के तो दंगाई संभल के भी हैं, दंगाई नागपुर के भी हैं, दंगाई सब जगह के दंगाई है। दंगाइयों को हिंदू मुसलमान में क्यों बांट रहे हैं आप? जो दंगा कर रहा है उसकी सर, मैं तो आपकी बात कह रहा हूं कि मुसलमान घर में रहे तो दंगाई मारे, मुसलमान बाहर निकले तो पुलिस। आप ही मुसलमान कह रहे हैं और जब मैं कह रहा हूं तो आप कह रहे हैं हिंदू मुसलमान। जगह ये हुआ है, बहराइच में भी यही हुआ, संभल में भी यही हुआ। सर मैंने स्पेसिफिक 2 ही जगह की मैं ये कह रहा हूं सर, आपने कहा मुसलमान, इसलिए मैं आपसे, आपने संसद में कहा। मैंने 2 जगह का स्पेसिफिक उदाहरण दिया और दोनों जगह यही हुआ है। आप मुर्शिदाबाद कब जा रहे हैं? देखिए, मुर्शिदाबाद पहले शांत होना चाहिए और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं होता। सुनिए साहब, केंद्र अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर पा रही तो केंद्र सरकार को इंटरवीन कर। अरे लॉ एंड ऑर्डर तो बंगाल की पुलिस का है ना सर। कह रहा हूं ना, अगर वो नहीं कर पा रहे तो केंद्र सरकार को चाहिए। ममता फेल है आपकी निगाहों में? देखिए, अगर दंगा कंट्रोल नहीं होता तो फेल ही है, इसमें कौन सी बात हो गई? अगर क्या सर, सबको दिख रहा है ममता फेल है ना। देखिए, अगर दंगा कंट्रोल नहीं कर पाती तो फेल होंगी। अगर दंगा कंट्रोल नहीं कर पाती है, जो कि दिखाई दे रहा है, तो ममता बनर्जी फेल है। ये दूसरी बड़ी हेडलाइन दे रहा है इमरान मसूद यहां इस चर्चा में। लेकिन बांग्लादेश को लेकर उन्होंने हिंदुओं के लिए अगर आवाज उठाई थी तो मुर्शिदाबाद कब जाएंगे? वो कह रहे हैं जब शांत हो जाएगा। संभल के शांत होने का इंतजार क्यों नहीं किया गया सर, जब डेलीगेशन जा रहे थे जी? संभल के शांत होने का इंतजार क्यों नहीं किया गया? नहीं तो हमें जाने कहां दिया वहां? तो सर वहां भी नहीं जाने दिया जाएगा। जाइए तो सही। देंगे अभी तो जाने नहीं देंगे ना, वहां भी नहीं जाने देंगे हमें कि दूर है ज्यादा मुर्शिदाबाद। नहीं तो क्या तमाशा करने जाऊं मैं? सिर्फ आप जरा ये देखिए, आप जरा ये सुनिए, और इसके फौरन बाद आरती टिक्कू जी आपके पास आ रहा हूं। मोदी, नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। धर्म संकट, लाखों हेक्टर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था, और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। जब नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे तो इधर इमरान मसूद वाह वाह कर रहे थे, हम हैं उसी में राजी जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी मुझे जवाब के लिए टाइम चाहिए। आपको पूरा टाइम दूंगा। ये क्या प्रधानमंत्री ने कहा, ये टाइम लीजिए और ये सवाल भी लीजिए, ये टाइम लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी का पंक्चर वाला बयान मुसलमानों में गरीबी हाईलाइट करने वाला है, मुस्लिम तुष्टीकरण की पोल खोलता है, या नए वक्फ कानून की अहमियत उजागर करता है? मुझे पूरा सवाल दीजिए। देखिए, जब प्रधानमंत्री जी इस तरह बोलते हैं तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जब एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर की बात की तो मेरा दिल भी बड़ा हुआ कि चलिए प्रधानमंत्री ने इस तरह की बात करी। लेकिन जो वो कहते हैं होता उसके बिल्कुल उलट है।
प्रधानमंत्री जी आज मुसलमान को पंक्चर बताने वाला बता रहे, तो इसके लिए जिम्मेदार प्रधानमंत्री जी पिछले 10 साल को उठा के देखें कि आपने 10 साल के अंदर मुसलमान के बच्चों की स्कॉलरशिप क्यों बंद कर दी। तो 70 साल वाले जिम्मेदार नहीं है ना? एक सेकंड सर, एक सेकंड। सच्चर कमेटी ने जिसके लिए कहा वो नहीं है ना? मैं तो सिर्फ एडजॉइंडर सर, मैं तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। आप पूरा सवाल करने देंगे? आप 70 साल वाले जिम्मेदार नहीं है ना? 70 साल वालों ने जो गलतियां की, उन्होंने उन गलतियों को उजागर करने के लिए कमीशन बनाया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कहा कि मुसलमान की हालत आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से बेइंतहा चिंताजनक है और मुसलमान को मुख्य धारा से बाहर कर दिया गया। और 2006 की रिपोर्ट कहती है, जिसको आधार बना करके नया वक्फ कानून लाया, 2006 की रिपोर्ट कहती है कि अगर वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन सही हो गया, ये प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं, प्रबंधन सही हो गया होता तो 12,500 करोड़ की आमदनी हो जाती। तो 12,500 करोड़ की आमदनी 2006 में बता रहे थे। आज हमें किसी पैसे की जरूरत ना होती, ना किसी स्कॉलरशिप की जरूरत होती। ये बात प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं। लेकिन 10 साल आपके पास थे, आपने 11 साल के अंदर क्या किया? आपने 11 साल में कोई प्रबंधन की बात की? आप नया कानून लेकर के आए और उस कानून के अंदर ऐसे प्रावधान कर दिए कि जो कब्जा करने वाले लोग हैं, जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, उन लोगों को तो आपने खुला रास्ता दे दिया, खुला पैसेज दे दिया। आप कहते हो कि मैं विधवा महिलाओं के लिए, पसमंदा मुसलमानों के लिए, तो आप बताइए आपने कौन सी स्कीम पसमंदा मुसलमान के लिए, कौन सी स्कीम विधवा महिलाओं के लिए? बड़े लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी इस देश में सरकार चलाती रही, पावर में थी। आपने ही कहा, सच्चर कमीशन की जो रिपोर्ट थी, ये बताया गया कि मुसलमानों के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ, वो आगे नहीं बढ़ पाए, वो पीछे रह गए बाकी लोगों के कंपैरिजन में। तो जहाज जो इस वक्त है इस देश में, वो बीजेपी का है और जो किश्ती है वो कांग्रेस पार्टी की है। मुसलमान ये क्यों नहीं सोच पाते हैं कि वो बड़े जहाज के साथ जो बीजेपी है उनके साथ चल पाएंगे? किसी बीजेपी के नेता से तो बयान दिलवा दीजिए कि वो हमें गले लगाने को तैयार भी हैं। अरे नहीं, किस नेता ने आपको ये कहा? नहीं, आप किसके पास गए थे इमरान भाई? एक बात क्या आपको गले लगाई उन्होंने? आप इमरान की बात क्यों कर रहे हैं? इमरान मुसलमान अकेला थोड़ी ना है, इस देश के अंदर 25 करोड़ लोग हैं। क्या एक भी आदमी नहीं था कि तो कौन सी सरकारी योजना है जिसमें डिस्क्रिमिनेशन है? एक भी आदमी नहीं था कि पार्लियामेंट के अंदर होता, एक भी मिनिस्टर नहीं पार्लियामेंट के अंदर मुसलमान मिलेगा। ये कौन सी बात होगी? इतनी बड़ी आबादी जिन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया आपके हिसाब से, उन्होंने मुसलमानों को क्या भला कर दिया? किसका? मान लीजिए कि कांग्रेस ने बड़ा सारा रिप्रेजेंटेशन दिया, बड़े नेता चुन के आते थे, मान लीजिए 49 भी थे 1980 के। अरे उनकी बात छोड़ दीजिए ना, अपनी बात तो कर दीजिए। जिनकी आप तो उसी पार्टी में हैं, उसी की बात तो पूछ रहा हूं। उन्होंने कहा देखिए कांग्रेस ने तो दिया है, कांग्रेस की तो छोड़ दिया, वो एक बहुत लंबा विषय हो जाएगा, वो एक लंबा विषय हो जाएगा। कांग्रेस ने अगर देने के ना नियत की होती तो सच्चर कमीशन ना बनाया होता। अगर देने की नियत थी तभी बनाया था। अब देखिए, ये एक बड़ी बात है। मेरी ये कागज इनको देने की नियत है, मैं नियत कर रहा हूं, लेकिन नियत ही कर रहा हूं, दूंगा नहीं। अब जरा इसको देखिए, अब इसको देखिए, ये सवाल यहां पर रखिए। धर्म संकट में जल्दी से मुसलमानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की कौन सी पहल ज्यादा पसंद है इमरान भाई को? 3 तलाक खत्म करना, नया वक्फ कानून, सौगाते मोदी। सौगाते मोदी, लेकिन सौगात के अंदर समैये नहीं चाहिए, सौगात के अंदर मोहब्बत चाहिए, सौगात के अंदर शिक्षा चाहिए, सौगात के अंदर सुरक्षा चाहिए, सौगात के अंदर अब बराबरी का हिस्सा। तो आपके घर में ईद में आऊं, आप मुझको सेवैयां खिलाएं, मैं कहूं नहीं सेवैयां नहीं चाहिए, मोहब्बत। अरे मोहब्बत है तभी तो सेवैयां खिला रहे हैं। आपकी अगर हैसियत मुझे सेवैयां खिलाने की है तो सेवैयां खिला रही है। प्रधानमंत्री की हैसियत सेवैयां की नहीं है, प्रधानमंत्री की हैसियत है कुछ देने की समाज के लिए। वो प्रधानमंत्री से जो प्रधानमंत्री की हैसियत है वो मांग रहा हूं कि सौगात ये दीजिए, सौगात सुरक्षा की दीजिए, सौगात शिक्षा की दीजिए, सौगात। प्रधानमंत्री की हैसियत बहुत है तो क्या किसी भी सरकारी योजना में डिस्क्रिमिनेशन होता है या मुसलमानों को बगैर डिस्क्रिमिनेशन के उतना ही फायदा मिलता है? यही है सबका साथ सबका विकास। समीर चौगांव का जल्दी से कमेंट। देखिए, इमरान मसूद भाई कांग्रेस के सांसद है। अभी कांग्रेस पार्टी के अंदर 2 ही बड़े मुस्लिम चेहरे हैं जो बहुत प्रवक्ता के रूप में पहचान, दोनों का नाम इमरान है, एक लोकसभा से एक राज्यसभा से, जिन्होंने अपने अच्छे भाषण देते हैं। लेकिन इमरान भाई तो मतलब घाट घाट का पानी पिया, सारे पार्टियों को जानते हैं कि किसी राजनीति क्या है। आज कांग्रेस पार्टी में है। और मुझे एक बात भी इमरान भाई से 2-3 बातें पूछना चाहता हूं। उसमें से एक है कि आपने कहा था कि सहारनपुर स्टेशन का नाम शाकंभरी देवी के नाम पे रखा जाए, तो ये आपने एक बड़ी बात कही थी। तो क्या इसको होनी चाहिए? क्या सहारनपुर स्टेशन का नाम शाकंभरी देवी के नाम पर होना चाहिए? अब आगे सुनिए। बात की थी, क्या इसको लेकर आपने कोई सरकार से बात की है? रेलवे मंत्रालय से बात की है? व्यक्तिगत रूप से। दूसरा मेरा ये कहना है कि भाई आप कहते हो कि जो मुर्शिदाबाद में हिंसा हो रही है, ये हिंसा का कोई स्थान नहीं है। पहले तो मेरा ये कहना है कि बहुत सारी बातें पूछ देंगे, सवाल का जवाब क्या? शाकंभरी देवी स्टेशन को लेकर आपने बात की? मैं उस जगह से आता हूं, जब मैं चुनाव जीता था, जाहिद तंग नजर ने मुझे काफिर जाना और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूं मैं।
मेरे ऊपर फतवा लग गया था कि मेरे एक मौलवी साहब ने कहा कि तुम्हारा तो निकाह टूट गया, तुमने कह दिया कि तुम्हें शाकुंभरी देवी का आशीर्वाद मिल गया। अरे मैंने कहा भाई अल्लाह के और मेरे बीच में मुझे तुम्हारी जरूरत कहां से आ गई? वैधानियत के ऊपर इस्लाम के अंदर कोई सवाल नहीं होता। और शाकुंभरी देवी मेरे यहाँ बड़ी सिद्धपीठ है, बहुत बड़ी सिद्धपीठ है, जिससे मेरे यहाँ नाम जाना जाता है। मेरी सरजमी का नाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने रेशमी रुमाल तहरीक चलाई। तो मैंने डिमांड की कि मां शाकुंभरी के नाम के ऊपर सहारनपुर रेलवे स्टेशन का नामकरण किया जाए और देवबंद का नाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी फ्रीडम फाइटर है। आपके मौलाना आपसे नाराज हो जाएंगे आप अगर ये बात करें। देखिए मुझे डर किसी से नहीं लगता है, अल्लाह से डरता हूं मैं। मौलाना किस बात के लिए नाराज हो जाएंगे? मौलाना किस बात के लिए नाराज हो जाएंगे? मैं डर अल्लाह से डर लगता है मुझे, और किसी से डर नहीं लगता है। और अल्लाह से ही डरना चाहिए इंसान को। तो इमरान भाई, वक्फ बिल पे आपसे मेरे को एक प्रश्न पूछना है कि जब वक्फ बिल पे सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई की तारीख मुकर्रर कर दी कि 5 मई को सुनवाई करेंगे इस मामले में, फिर जिस तरीके से ओवैसी साहब आज हैदराबाद के अंदर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरीके से आप लोग रैलियां निकाल रहे हैं, 5 मई तक तो धैर्य रख सकते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट में गए, अब संसद में कानून बन चुका है, अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा उसमें क्या करना है। राजनीति करना भी क्या बंद कर देंगे सब लोग? हम राजनीति के अंदर तो राजनीति तो करेंगे ना, ये तो राजनीति हो रही है, लेकिन जो लड़ाई है असल लड़ाई तो सुप्रीम कोर्ट में ही है और सुप्रीम कोर्ट से ही न्याय। एक और बड़ी हेडलाइन आपने दी इमरान भाई। हाँ तो क्या ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं ये पॉलिटिक्स है, तो है। और हम पॉलिटिशियन हैं तो पॉलिटिक्स नहीं करेंगे क्या? ये जो विरोध प्रदर्शन है इसमें राजनीति है, सियासत है। अब जरा ये देखिए, धर्म संकट में जल्दी से प्ले कीजिए 2014 के बोटी बोटी वाले बयान पर अफसोस है क्या इमरान भाई को? एक सेकंड, गलती से बोल दिया, एकदम सही था, आज भी उस पर कायम है। देखिए मैं 1000 बार 1 लाख बार हर जगह इस कह चुका हूं कि एक आम आप वहां की बोलचाल था, उस बोलचाल के अंदर बोले जाने वाले वो शब्दावली थी, वो नॉर्मली हे भगवान ये आम बोलचाल है इमरान भाई। सुनिए बात सुन लीजिए। अरे तो आप ये तो नहीं कहते कि दिनेश साहब मैं वहां तुम्हारी, उसके बावजूद मेरे में यह दम है कि मैं उसके बावजूद यह कह चुका कि गलत है इसकी कोई नहीं है, और एक बार नहीं हर न्यूज चैनल के ऊपर कह चुका। लेकिन भाजपा के लोग जो हमारे बारे में बोलते हैं, क्या उनके अंदर इतनी नैतिकता है कि वो भी एक बार कह देंगे कि हमने गलत बोला है? तो आपने इसको लेके कहा कि मैंने गलत बोला? एक बार नहीं कहा, 1000 बार, सब 1000 बार कहा है कि गलती से बोल दिया था। और ये आम बोलचाल तो ये, अगर ये आम बोलचाल है तो भाई साहब अरे भगवान, लेकिन गलती से बोल दिया था। अब जरा ये देखिए, अब ये जो है औरंगजेब 49 साल देश का बादशाह रहा, आपने बात कही है, कैसे आतताई बता रहे हैं उसको। उसके राज के अंदर जीडीपी अच्छी थी। जिस अखंड भारत की बात करते हो वो तो औरंगजेब के ही जमाने में था। ये इमरान मसूद ने कहा। इस पर अमित मालवीय कह रहे हैं बोटी बोटी वाले इमरान मसूद में औरंगजेब की रूह घुस गई है। देखिए सिर्फ इतिहास पढ़िए, मैं इतना कहूंगा, मैं इतिहास के ज्यादा पन्ने नहीं उछालना चाहता हूं। सिर्फ इतिहास पढ़िए, इतिहास खुद ब खुद बता देगा कि इतिहास के अंदर क्या कौन सी लड़ाई हुई। हमें सब महापुरुषों का, मैं राणा संगा का भी, मैं महाराणा प्रताप का भी, मैं शिवाजी का भी उतना ही बड़ा प्रशंसक हूं, क्योंकि वो मेरे धरती के लोग थे, मेरे लोग थे। तो रामजीलाल सुमन ने गलती की राणा संगा पे बोल के? बिल्कुल गलती की साहब, बिल्कुल गलती की, बिल्कुल गलती की, मांगना चाहिए। हाँ बिल्कुल। आप कैसे किसी महापुरुष के बारे में उल्टा सीधा बोल सकते हो? ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज, राणा सांगा पर बोलकर रामजीलाल सुमन ने गलती की है। रामजीलाल सुमन ने गलती की है। क्या रामजीलाल सुमन को माफी मांगनी चाहिए? निश्चय। एक बात मुझे बताइए, एक महापुरुष के बारे में, मैं तो प्रधानमंत्री के बारे में बोला था जो जिंदा हैं, उनसे भी माफी मांग ली। भाई लो हाथ जोड़ के माफी मांग लो, गलती बड़ा वो होता है जो माफी मांगता है भैया, इसमें कौन सी बात हो गई? वो महापुरुष थे, उनके बारे में आप कोई भी अपशब्दों का नहीं, तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये तो वहां से कार्रवाई से एक्सपंज कर दिया गया है, तो अब इसमें माफी की क्या जरूरत? ये बिला वजह की जिद क्यों? इसमें भी वही जिद है, माफी मांगने में छोटे हो जाएंगे। किससे माफी मांग रहे हैं? देश से माफी मांग रहे हैं भाई। अब क्या हम छोटे हो जाएंगे कभी माफी मांग करके? अरे मतलब ये तो साफ है सर। देखिए एक तो कश्ती, सर एक तो कश्ती, और दूसरा ये माफी वाली बात। सपा और कांग्रेस साथ में चलेंगे नहीं लगता है मसूद भाई, और मजबूत नेता है वहां। मतलब इस बार आप समझा लेंगे कांग्रेस को कि अब सपा के साथ चलना नहीं है। दिनेश जी, मैं इसी पर एक सवाल आपसे करने जा रहा था। आपने कहा कि कांग्रेस बड़ा जहाज है, बाकी छोटी किश्तियां हैं। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। जैसा मैंने पहले भी कहा, 36 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं है। तिवारी जी आखिरी मुख्यमंत्री थे, आप भी। अब ये बताइए, उत्तर प्रदेश में आप जा रहे हैं तो वहां जहाज अखिलेश है, किश्ती आप हैं। बिहार में जहां जा रहे हैं वहां आप किश्ती हैं, लालू जहाज हैं, तेजस्वी जहाज है। बंगाल में जब आप जाएंगे, जहाज तो कांग्रेस ही है साहब। तो नहीं, देखिए फिर वही कहने को तो आप कह रहे हैं हम जहाज हैं,
लेकिन जब यूपी में जाएंगे कहेंगे साहब जहाज आप हो, किश्ती हम हैं, हमको 400 में से 100 दे दीजिए काफी है। ये क्या इस राह पर चल कर के कभी आप, जैसा आपने कहा कांग्रेस कभी राष्ट्रीय विकल्प बन सकती है? जिन्होंने आपका वोट छीना उनसे आप याचना करके रिवाइव कर सकते हैं अपने आप को? मेरा बयान आपने जिस संदर्भ में लिया उसी का जवाब वो खुद है, बस अब आप समझ लीजिए। नहीं लेकिन आप नहीं, मेरा जवाब ही है, बस आप उस संदर्भ में आपने जो लिया है, सहमत है? मेरा जवाब यही है मेरे बयान से। अच्छा, एक बात और देखिएगा, छोटा सा प्रश्न मेरा भी है। मेरे बयान से वो सहमत है, ये भी देखिए। क्या आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे? प्लस साथ में आप जो कह रहे हैं कि 1 घंटे के अंदर इलाज कर देंगे, बाई चांस सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके खिलाफ आता है तो क्या आप उसका भी इलाज कर देंगे? देखिए, सुप्रीम का मतलब सुप्रीम है। सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला, चाहे वो मुझे अच्छा लगे या वो मुझे बुरा लगे, वो मेरे सर माथे होगा। सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला सर माथे हो सर। लेकिन ये असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट इज नॉट इनफॉलिबल, उनके लिए क्या जवाब है आप? देखिए, मैं अपने लिए जवाब दूं। सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला, चाहे वो मुझे पसंद हो या ना पसंद हो, वो मेरे सर माथे होगा। सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला सर माथे होगा। ये देखिए जरा, अगर सुप्रीम कोर्ट से नए वक्फ कानून को ग्रीन सिग्नल मिलता है तो क्या करेंगे? सड़क पर उतरेंगे, संसद नहीं चलने देंगे, नए कानून को मान लेंगे, मुसलमानों को मोबिलाइज करेंगे चुनाव का, क्योंकि आपने कहा मैं पॉलिटिशियन हूं। दुआ करेंगे, हम दुआ करेंगे अल्लाह से कि अल्लाह हमें वापस ला दे और फिर हम काम कर सकें कुछ। अच्छा, तो यहां दुआ होगी। अब जरा दुआ को लेके एक बात देख लीजिए। ये दुआ जो होती है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कहा है, समीर चौगांवकर साहब कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले जरा ये देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, जल्दी प्ले कीजिए। आप घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम पे, और नमाज पढ़ने की जगह आपके ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती। ठीक कहा हाँ? इमरान भाई, और मैं सड़क के ऊपर नमाज हो भी नहीं सकती है। एक मिनट, मैं शरई तौर पे बात कर रहा हूं। मैं इसको शामिल कर लेंगे, इसको शामिल कर लेंगे सर, ये शामिल कर लेंगे आप। आम लोगों की सुविधा के लिए कह रहे हैं नहीं, या अव्यवस्था से निपटने का नहीं। देखिए, आम लोगों की सुविधा व्यवस्था ये बातें जब करते हैं ना, ये अच्छी नहीं लगती इनके मुंह से कि दूसरे जगहों पर क्या क्या आयोजन में किस किस तरह से हो रहा था, मुझे उस पर जाना नहीं। लेकिन अगर सरकार ने कहा कि सड़क पर नमाज नहीं हो सकती, तो हर मुसलमान को चाहिए कि वो सड़क पर नमाज ना पढ़े, क्योंकि नमाज कैसे हो जाएगी? सरकार मालिक है सड़क की, नमाज हो ही नहीं सकती है। बिना इजाजत के आप नमाज नहीं पढ़ सकते। इस्लाम के बारे में जिन्हें पता नहीं है तो पता कर लें। इमरान भाई, एक और बड़ी बात, एक और ब्रेकिंग न्यूज। इमरान मसूद कह रहे हैं कि ये बात बिल्कुल जायज है, सड़क सरकार के अधीन आती है, और अगर ये कहा जा रहा है कि सड़क पर और सार्वजनिक जगहों पर ऐसे नहीं नमाज पढ़ी जा सकती, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये बताइए कि कौन सा रेस का घोड़ा है, कौन सा बारात का घोड़ा कांग्रेस में? आप कौन से वाले हैं, रेस वाले, बारात वाले? देखिए, ये तो नेता की नजर का सवाल है, इसके अंदर तो मैं कुछ नहीं कह सकता है। तो हमारे नेता हमारे बारे में क्या नजर रखते हैं वो तय करेंगे। ये हमें क्या पता कि हमें बारात का घोड़ा बनाना है कि रेस का घोड़ा बनाना है। आपके मुसलमान वोटर किसके साथ है? सपा के साथ है कि कांग्रेस के साथ है? क्या चीज? मुसलमान वोटर जो हैं आपके, नहीं, हमारे साथ किसके साथ मुसलमान सब हैं, हमारे साथ कोई एक जात और बिरादरी नहीं। बस एक बात बताइए, आपको कांग्रेस अध्यक्ष क्यों नहीं बनाती उत्तर प्रदेश का? इसलिए क्योंकि सपा से बात हो रखी है कि अगर वो आ जाएंगे तो मुसलमान उधर चले जाएंगे। ये फैसला तो पार्टी का, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं, वैसे अगर आप बना दिए जाएं तो मुसलमान पूरे तौर पर फिर कांग्रेस के साथ कतारबद्ध होंगे ना? नहीं, देखिए, ये सवाल विजय नहीं होता। इमरान मसूद कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है कि इमरान के नाम से सब कुछ हो जाएगा। चेहरा तो पार्टी के अंदर हमारे राहुल गांधी हैं, चेहरा प्रियंका गांधी हैं, हमारी पार्टी का चेहरा खड़गे जी हैं, हमारी पार्टी के चेहरा ये हैं, इमरान नहीं है। गठबंधन का धर्म नहीं निभा रहे उत्तर प्रदेश में, अखिलेश जी नाराज हो जाएंगे आपसे? मैं तो अल्लाह के अलावा डरता ही नहीं किसी से, मुझे क्या फर्क पड़ता है कौन नाराज हो रहा है कौन नहीं हो रहा है। आप अखिलेश को लेकर एकदम बागी दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, अखिलेश जी बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं अखिलेश जी, और मेरे नेता के सुपुत्र हैं। मेरे लिए बात है कि वो मेरे नेता के सुपुत्र हैं। मुलायम सिंह जी के मेरे नेता थे, मुलायम सिंह जी के नहीं, वो कितने बड़े नेता हैं? राहुल से बड़े नेता हैं कि छोटे नेता हैं? नहीं, देखिए, मैं उस बारे में आपको बात कर, राहुल गांधी बहुत बड़े नेता है, मैं उस बारे में नहीं जाना चाहता। लेकिन मुलायम सिंह जी मेरे नेता थे, मैंने मुलायम सिंह जी से सीखा है, मुलायम सिंह जी के साथ रहा हूं, तो मेरे उनके नेता के बेटे हैं वो। तो केवल आप इसलिए एहतराम करते हैं कि वो मुलायम सिंह जी के बेटे हैं, उसके अलावा उनकी कोई काबिलियत नहीं है? तो उन एक बात बताइए, उनकी सबसे बड़ी काबिलियत ये है कि वो मुलायम सिंह जी के बेटे हैं। अखिलेश की सबसे बड़ी काबिलियत यह है कि वो मुलायम सिंह के बेटे हैं, उनकी सबसे बड़ी काबिलियत केवल इतनी है। लेकिन राहुल गांधी और जो प्रियंका गांधी है, उनकी भी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन तो यही है कि वो गांधी परिवार के हैं।
तो उस पे आपको नहीं मैंने इस बारे में तो नहीं कहा। नहीं, आप इसमें ये तो सब ये तो देखिए, हाँ है ना, हाँ है ना, देखिए सही बात कह रही हैं आप। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नवासे हैं, इंदिरा गांधी के नवासे हैं, राजीव गांधी के बेटा और बेटी हैं, तो यही सोनिया गांधी के। अरे तो ये क्या कम क्वालिफिकेशन है? ये तो बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है। ये तो मतलब वंशवाद के पैरोकार हैं। हाँ? कि अगर आप बड़े बाप के बेटे हैं तो आपको राजनीति में बड़ा मयार मिलना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? तो आप कौन खिलाफ है इसके, मुझे वो बता दीजिए पहले। तो मतलब मुझे बता दीजिए कौन खिलाफ है, मुझे बताइए कौन खिलाफ है इसके। मेरे चाचा 40 साल एमपी रहे, मैं भी एमपी बन गया। अगर ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे ना मिला होता तो मैं कहां बैठता, किस तरह बैठता एकदम। तो मतलब आप इसकी सच्चाई है उसे स्वीकारना चाहिए। देखिए दिक्कत क्या हुई, तो मतलब वो कार्यकर्ता बेचारा जो किसी से ताल्लुक नहीं रखता, वो दरी और कुर्सी के लिए है क्या? देखिए जो सच्चाई है ना, मेरे अंदर और दूसरे नेताओं में इतना ही फर्क है। मैं बहुत साफ गोई के साथ स्वीकारता हूं, साफ गोई के साथ। एक नेता का बच्चा बताइए पूरे देश के अंदर जिस नेता का बच्चा स्टेब्लिश ना किया उसने अपने तरीके से, एक बता दीजिए। तो भाई साहब जो लोग नहीं जो लोग और एक मिनट अमित शाह है, कौन इनके पिता राजनीति में थे, कौन इनके बच्चे राजनीति में, आप बता दीजिए। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा स्टेब्लिशमेंट, मैंने कहा स्टेब्लिशमेंट। देखिए बड़ा वास्ट सवाल है, मैंने कहा स्टेब्लिशमेंट। अमित शाह जी का बेटा बीसीसीआई के चेयरमैन, मतलब अपने दम पे मैंने कहा देखिए आपने कहा, मैंने कहा स्टेब्लिशमेंट। मैं सच्चाई के साथ स्वीकार रहा हूं, आप सच्चाई सुनना नहीं चाह रहे, बस फर्क इतना ही तो है। मतलब अब आपके बेटे, अब आपके खानदान से कोई का सारे परिवार को देख लीजिए। अरे सहारनपुर में अब आपके खानदान से ही कोई बनेगा आगे भी एमपी बनेगा भाई, अगर वो मेहनत करेगा तो क्यों नहीं बनेगा? अगर वो मेहनत करेगा। एक परिवार का वीडियो देखिए, एक जरा ये परिवार का वीडियो देखिए, जल्दी से प्ले कीजिए, बहुत जल्दी से ये वीडियो प्ले कीजिए। इमरान मसूद के भतीजे हैं, हमजा मसूद, इनका एक वीडियो आया था, सुनिए। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं कुछ करके अक्षुण्ण रखूंगा। ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन। मैं हमजा मसूद। इमरान भाई देख रहे हैं ना आप, शर्मनाक है, और मैंने बहुत बुरी तरह से डांटा था, बेहद शर्मनाक है। मैं बहुत साफ गोई के साथ बात करता हूं, अगर मेरे अंदर कोई कमी है ना, मुझे स्वीकारने में 1 मिनट भी नहीं लगता है, 1 सेकंड नहीं लगता है। ये राजनीति की आज की दुनिया में बड़े कम लोगों में, बड़े माइनॉरिटी में ऐसे लोग हैं जो ये स्वीकारें और कहें कि इनके लिए तालियां नहीं होनी चाहिए। अपने भतीजे को वो कह रहे हैं कि शर्मनाक है, गलत किया, अमूमन डिफेंड किया जाता है। ऐसे में इमरान भाई के लिए मैं भी ताली बजाऊंगा। अब मैं इस पे कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूं, तो जरा ये देख लीजिए, आपके नेता का ये बयान में जरा आपके सामने रखने वाला हूं। वी आर नाउ फाइटिंग द बीजेपी, द आरएसएस एंड द इंडियन स्टेट इटसेल्फ। वी आर नाउ फाइटिंग बीजेपी, आरएसएस एंड इंडियन स्टेट। अब जरा जल्दी से देखिए, सवाल प्ले कीजिए, जल्दी सवाल इसमें यह है, इंडियन स्टेट से राहुल गांधी का मतलब क्या है? भारत से लड़ रहे हैं, भारत सरकार से लड़ रहे हैं, या गलती से बोल दिया था? देखिए भारत से लड़ने का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता, भारत के लिए तो जान देने वाले हैं, भारत के लिए कुर्बानी दी, अपने बाप को कुर्बान किया, अपनी दादी को कुर्बान किया। तो भारत सरकार की बात करिए आप, तो भारत सरकार जो संविधान के हिसाब से बनती है उससे लड़ रहे हैं। हाँ तो क्यों नहीं, हम विपक्ष में है तो हमारा काम लड़ना नहीं है क्या? अरे भाई हम विपक्ष के अंदर है, हमारा काम आईना दिखाना है। क्या ये विपक्ष में अंदर रहते हुए आईना दिखाने वाली बात है, या इस लड़ाई का मतलब कुछ और है? नहीं, रामकृपाल मसूद साहब जो कह रहे हैं उसको मैं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन जो राहुल का जो टोन था वो कहीं ना कहीं से वो भी जनता में यही गया है कि जैसे देखिए राष्ट्र और राज्य, जब भी आप कहते हैं इंडियन स्टेट, तो इंडियन स्टेट में कोई ये प्रांत नहीं आता, वो एक राज्य की मतलब पूरे देश का ऐसा होता है। पर सबसे That means we are as an opposition fighting the government and we as an opposition fighting the state are two different things. दोनों का अब जरा क्योंकि इमरान भाई के लिए अब हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हैं, एक बार फिर से उनकी साफगोई के लिए तालियां बजें, और कम से कम 3 सवाल मैं जरा जल्दी से ऑडियंस से लेना चाहूंगा, जल्दी। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है, आपने कहा क्या किया उज्ज्वला योजना का या जनधन योजना का जो लाभ है, क्या मुस्लिम महिलाएं या मुस्लिम समाज नहीं उठाता? कहीं डिस्क्रिमिनेशन है? देखिए उज्ज्वला योजना का क्या हाल हुआ और जनधन योजना का क्या हाल हुआ, बेटा पहले उसके आंकड़े भी समझ लेना, फिर मेरे से सवाल कर लेना कि उसका कितना फायदा हुआ,
कि और कितने घर के अंदर वो उज्ज्वला योजना कामयाब हो पाई। अब उन सिलेंडर्स का क्या हाल हो रहा है ये जाकर के देख लेना, तो आप ये सवाल मुझसे करते हुए तब अच्छा लगेगा। जाके देख लीजिए। अब ये आपको एक बात और बता दूं, इमरान मसूद उन लोगों में से हैं जो कहते हैं कि मैं राम भक्त हूं। ऐसा कम लोग आपको मिलेंगे इस फ्रेटर्निटी से ताल्लुक रखने वाले जो कहेंगे मैं राम भक्त हूं। आप राम भक्त भी कहते हैं? क्यों आप ये देश राम का नहीं है क्या? ये देश किसका है? ये देश राम का है। इसे डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने आज हाल फिलहाल में उनसे बड़ा इस्लामिक स्कॉलर तो नहीं हुआ, उन्होंने कहा इमाम हिंद। ये देश राम का है, ये आस्थाओं का देश है। नहीं तो जब ये अल्लामा इकबाल जब ये कहते हैं अहले जहां समझते हैं हम उनको इमाम हिंद, उन्हीं ने तरानाए हिंद 1901 में लिखा था, 1902 में, उसमें ये बात कह रहे हैं। और 1910 में वो तरानाए मिल्ली लिख रहे हैं जिसमें टू नेशन थ्योरी की वकालत करते हैं, तब भी आप उनको फॉलो करते हैं। देखिए डॉक्टर अल्लामा इकबाल का बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन, आपने बहुत अच्छी बात कही, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने बाद में दो राष्ट्र की बात करी, पाकिस्तान हिंदुस्तान के बंटवारे की बात करी, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बंटवारे के अंदर उन्होंने जो रोल अदा किया, मैं उसके लिए उनको कभी भी माफ नहीं कर सकते हम लोग। हमारा सबसे बड़ा गुनाहगार अगर इस देश के अंदर कोई है तो वो जिन्ना है, जिसने हमें इस हालत के अंदर ला करके खड़ा कर दिया। इमरान मसूद की एक और तारीफ कीजिए आप। किसी भी आदमी को टोटलिटी में वो खारिज नहीं करते। वो कहते हैं अल्लामा इकबाल 1901 तक जब उन्होंने तरानाए हिंद, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था, वो अच्छे थे, लेकिन बाद में जब टू नेशन थ्योरी प्रपोज की, प्रोपाउंड की, तो वो खराब हो गए, उनको हम खारिज करते हैं। इसके लिए भी इमरान मसूद के लिए ताली होना चाहिए। ऐसे कम लोग होते हैं जो सही को सही, गलत को गलत कहते हैं। लेकिन ये जो भाई एक प्रश्न था मेरा आपसे, जब 2024 का लोकसभा चुनाव परिणाम आया, 37 सीटें अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी ने जीती थी, कांग्रेस ने भी बेहतर प्रदर्शन किया, तो अखिलेश यादव ने कहा था कि कांग्रेस का यह प्रदर्शन हमारे बदौलत रहा है कि हमसे गठबंधन से लड़ी। कांग्रेस को जो मुसलमान या बाकी पीडीए का वोट मिला है वो समाजवादी पार्टी के कारण मिला है। तो क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि कांग्रेस का जो प्रदर्शन 1% भी नहीं, 1% भी नहीं। मतलब राहुल गांधी, मतलब आपका कहना है कि राहुल गांधी, और अगर मेरी मानी होती तो सीटें भी ज्यादा लेते हम। मतलब आप मेरी मानी नहीं थी। आप नहीं मानते राहुल गांधी? नहीं मानी थी ना। नहीं मानते? नहीं मानी। प्रियंका जी मान लेती हैं? उस वक्त नहीं मानी, मैं तो बहुत लड़ा था। मतलब इमरान भाई आपका आप क्या कह रहे थे? क्या मनवाना चाह रहे थे? आपने क्या कहा था? हमें सीटें ज्यादा लड़नी चाहिए थी। जो मैंने कहा था कि 80-17 का फार्मूला 2027 में नहीं माना कौन नहीं? अखिलेश नहीं मानेगी राहुल? अरे भाई मेरा अखिलेश जी से तो कोई मतलब नहीं था, मैं तो अपने राहुल जी ने आपकी बात नहीं सुनी? नहीं, मेरी नहीं सुनी। मतलब ये अरे अखिलेश देंगे तब तो राहुल उसको लेंगे ना। हम भिखारी हैं? हम भिखारी हैं क्या? तो इसी पोजीशन में दिखाई देती है कांग्रेस का? नहीं, हम भिखारी नहीं है। आपको लगता है कि अगला विधानसभा चुनाव कांग्रेस अगर बिना समाजवादी पार्टी के लड़ेगी तो बेहतर प्रदर्शन करेगी? निश्चित रूप से। मैं देखिए, मैं ये नहीं कहता कि कौन नहीं होना चाहिए समाजवादी पार्टी, क्योंकि ये फैसला पार्टी का है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है जब तक हम पार्टी को खड़ा नहीं करेंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो ये आज की चर्चा को यहां विराम देते हैं। धर्म के संकट के संदर्भ में किन किन सवालों का, किन किन मुद्दों का जवाब मिला। 2027 में 27 के सत्ताधीश जो खुद को कहते हैं वो रहेंगे क्या 27 में? इस सवाल के साथ इस चर्चा को विराम दूंगा मैं। 27 के सत्ताधीश, ये पोस्टर देखा था ना आपने समाजवादी पार्टी का? 27 के सत्ताधीश कौन होंगे? ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कौन होगा कौन नहीं होगा, इसके बारे में मैं कोई। तो वो ज्यादा कॉन्फिडेंट है क्या पोस्टर छपवा के बैठे हुए? अल्लाह बेहतर जानता है। देखिए, तकब्बुर जो है, जैसे घमंड और गुरूर और तकब्बुर जो है वो अल्लाह को पसंद नहीं है, तो कभी गुरूर और तकब्बुर की बात ही नहीं करनी चाहिए। हमेशा जमीन पर आदमी को सोचना चाहिए। अच्छा, तो एक बात बता दीजिए बस, इंडिया अलायंस नाम की कोई चिड़िया है भी कि नहीं? ये तो बड़े नेता बताएंगे, मैं तो हूं नहीं उसके अंदर, तो मुझे पता नहीं कि उस सिस्टम को आपके आंगन में फुदकती है कभी ये चिड़िया या नहीं? कांग्रेस का एक छोटा सा सिपाही हूं, कांग्रेस का एक छोटा सा अरे पीडीए तो वो कहते हैं एक किसके साथ है, उनके साथ है या आपके साथ है? अब उनका पता नहीं कि वो ए का मतलब क्या है। ये ए का मतलब क्या है, इसकी ABCD वो जाने, लेकिन आपने A to Z हमारे सामने सारी बातें रखी और ज्यादातर साफगोई से रखी। इसके लिए आपका धन्यवाद, साधुवाद, बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलते चलते रामकृपाल जी की टिप्पणी। मैं इमरान जी के लिए एक बात कहूंगा कि सच मुंह से निकल जाता है, कोशिश नहीं करता। बहुत अच्छा लगा आपका, सचमुच में अच्छा लगा सर। ये बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, रामकृपाल जी का आशीर्वाद एक तरीके से। आप क्या कहने जल्दी से? मेरे को सर, जैसे सुप्रीम कोर्ट 2-3 इशूज पर इसे सुन रहा है, अगर वो आपके 2-3 इशूज को मान लेता है, जैसे बोर्ड के मेंबर की बात है, कलेक्टर जब तक सर्वे करेगा तब तक सस्पेंड रहेगा आपका स्टेटस, तो क्या आप बाकी बिल को एक्सेप्ट कर लेंगे या फिर भी आपकी लड़ाई? एक बहुत ऐसा सवाल है जिसका भी बहुत जल्दबाजी होगी,
लेकिन मैंने आपको 2 लफ्ज की बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला हो, चाहे वो मुझे पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन वो मेरे सर माथे होगा। और इसी के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं। ऑडियंस का, हमारे मेहमानों का और हमारे विशिष्ट अतिथि का बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म संकट में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।